everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 15th lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about one of the most important topic of the climate change, that is the global warming. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lectures, we have already discussed about the positive impacts of the greenhouse effect. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So guys, हमने देखा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है because greenhouse effect is basically responsible for maintaining the habitable temperature on the earth, maintaining the diurnal temperature, for the survival of the kinothermal species and also for the carbon fertilization. But guys, as we know that excess of everything is bad, तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा. एंड गाइस, इसकी वजह से धीरे धीरे हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज. सो गाइस, होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में डे बाय डे ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डे बाय डे इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रही है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. और गाइस, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशंस हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस तक आ पाती हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बाहर नहीं जा पाती. एंड गाइस, होता क्या है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हमारी अर्थ पर कैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम लोग क्लाइमेट चेंज का नाम दे देते हैं. और गाइस, हमें पता है कि इस सेंचुरी के एंड तक हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने वाला है बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड. सो गाइस, आपको याद रखना है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर. क्योंकि गाइस, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये कंपैरेटिवली हैवियर होती हैं एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और द अदर गैसेज. सो गाइस, ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स भी आते हैं. एंड गाइस, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता है. सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो गाइस, ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. तो गाइस, इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. एंड गाइस, आपको पता होगा कि डे बाय डे हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ बेसिकली वेरी हार्मफुल. क्योंकि गाइस, होता क्या है, अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, जो इवेपोरेशन रेट है फ्रॉम द ओपन वाटर बॉडीज़ वो इंक्रीज हो जाएगा. जो भी हमारी सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर है वो बेसिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर सिर्फ ओपन वाटर बॉडीज़ में से इवेपोरेट नहीं होता, बल्कि जो हमारी सॉइल होती है, हमारे फार्म एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बेसिकली कल्टीवेशन की जाती है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स रिलीज़ हो जाते हैं. एंड गाइस, आपको पता है कि वाटर वेपर भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है. तो गाइस, जो वाटर वेपर्स हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को कैप्चर नहीं करते, बल्कि जो सोलर रेडिएशंस आती हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो गाइस, उसके बाद क्या होता है, जब हमारी सॉइल में से बहुत ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे सॉइल में पानी की कमी हो जाती है, एंड उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस. क्योंकि गाइस, आपको पता होगा कि अगर हमें कहीं पर भी कल्टीवेशन करनी है, फार्मिंग करनी है, तो वहाँ पर सॉइल में कुछ ना कुछ नेचुरल मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए. क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है, दैट इज़ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसे हम लोग क्लोरोफिल का नाम दे देते हैं. सो गाइस, अभी क्या हुआ, पहले तो वहाँ पर सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस हो गया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ कि वाटर वेपर्स और ज़्यादा रिलीज होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ,
सॉइल में मॉइस्चर और ज़्यादा कम हो गया। एंड धीरे धीरे गाइस होगा क्या कि वहाँ पर जो भी ओपन वाटर बॉडीज प्रेजेंट होंगी वो बेसिकली धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएंगी और वहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन जाने वाली हैं। सो गाइस अगर वहाँ पर ड्रॉट आ जाएगा तो बेसिकली वहाँ पर कल्टीवेशन तो नहीं हो सकती। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें कि अभी भी वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो गाइस इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पर कभी हम लोग बेसिकली क्रॉप्स उगाते थे वहाँ पर अभी डेजर्ट एरियाज बन जाते हैं। एंड आपको पता है कि डेजर्ट एरियाज में तो फार्मिंग नहीं हो सकती। एंड गाइस डेजर्ट एरियाज में भी किसी ना किसी तरह की फार्मिंग फिर भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पल्सेस होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, वो बेसिकली राजस्थान के एरिया में ग्रो करते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन गाइस अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डेजर्ट की सॉइल में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट था वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस वहाँ पर बेसिकली जो भी लैंड प्रेजेंट है वो बेसिकली बिल्कुल ही ख़राब हो जाने वाली है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैड लैंड। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि और वहाँ पर जो मॉइस्चर था उसकी कमी हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, ना तो अभी वहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं ना ही फार्मिंग कर सकते हैं। शायद अभी गाइस क्या हो सकता है कि वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दें। लेकिन गाइस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। एंड मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चरल लैंड से। तो अगर गाइस किसी भी इंडस्ट्रीज़ के आसपास कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है ही नहीं तो उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो गाइस अभी क्या हुआ कि पहले तो वहाँ पर हम लोग फार्मिंग कर रहे थे लेकिन वहाँ पर अभी डेजर्ट एरियाज बन गए तो उसकी वजह से वहाँ पर हमने मोटे अनाज उगाने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और ज़्यादा मॉइस्चर की कमी हो गई जिसकी वजह से अभी बिल्कुल भी वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो सकती। तो गाइस हमने क्या किया कि वहाँ पर बेसिकली जो लैंड यूज़ था वो चेंज कर दिया। मतलब अगर हम लोग वहाँ पर बेसिकली पहले कल्टीवेशन कर रहे थे तो अभी वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ लगा दी। लेकिन धीरे धीरे गाइस हुआ क्या कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी नहीं रह पाएंगी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी चलाने के लिए हमें पानी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर वहाँ पर क्रॉपलैंड्स है ही नहीं, एग्रीकल्चर ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी नहीं चल पाती। एंड गाइस इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वहाँ पर लैंड होती है अभी ना तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली फार्मिंग कर पाएंगे और ना ही इंडस्ट्रीज़ लगा पाएंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेरलिक्ट लैंड। तो गाइस जो लैंड बेसिकली किसी भी काम की नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेरलिक्ट लैंड। बेसिकली इसे हम लोग त्यागी हुई ज़मीन के नाम से भी जान सकते हैं। तो गाइस हमने क्या देखा, पहले तो ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओपन वाटर बॉडीज थी वहाँ पर जो सॉइल थी उसमें से मॉइस्चर इवेपोरेट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि वाटर वेपर भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि सिर्फ सोलर रेडिएशंस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस दोनों को कैप्चर कर लेती है। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि सॉइल में से जो मॉइस्चर था वो इवेपोरेट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस बननी स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर भी वहाँ पर हम लोग फार्मिंग कर रहे थे। शायद पहले अगर हम लोग वहाँ पर वीट या फिर राइस ग्रो कर रहे थे तो भी अगर वहाँ पर और ज़्यादा इवेपोरेशन हो गई तो क्या हुआ, वहाँ पर डेजर्ट एरियाज बन गए जहाँ पर हम लोग बेसिकली मोटे अनाज उगा सकते हैं। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, और ज़्यादा इवेपोरेशन हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि उस लैंड पर अभी बिल्कुल भी फार्मिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमने उसे क्या बोल दिया, बैड लैंड। उसके बाद गाइस क्या हुआ, और ज़्यादा वहाँ पर इवेपोरेशन हो गई जिसकी वजह से वहाँ पर अभी फार्मिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो हमने क्या किया कि लैंड यूज़ चेंज कर दिया, तो वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन गाइस हुआ क्या कि वहाँ पर अभी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं चल पा रही क्योंकि ना तो वहाँ पर पानी है ना ही रॉ मटेरियल है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। लेकिन गाइस अगर वहाँ पर पानी ही नहीं है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस है, तो कोई भी वहाँ पर नहीं रहना पसंद करेगा। जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि एंड में हम लोग उस लैंड को बेसिकली त्याग देंगे, जिसे हम लोग डेरलिक्ट लैंड का नाम भी दे देते हैं। सो गाइस बाकी के बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस इफ यू enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much.